हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको राजन की जो आपकी सीरीज़ है उसके सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके विज्ञान विषय के जितने भी राजन के एमसीक्यू क्वेश्चंस थे कंप्लीट करा दिए थे। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डीएलएड में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितने भी रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बार बार रिपीट होता रहता है यहाँ पर डीएलएड में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आपकी क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर, अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली या व्याख्या प्रणाली? बताइए क्या ऑप्शन रहेगा। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो सक्रियता बनी रहेगी वो रहती है प्रश्नोत्तर प्रणाली से। ठीक है, वैसे तो सक्रियता अभिनय में भी रहती है, गीत में भी रहेगी, लेकिन गीत में कहीं ना कहीं बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कविता का पाठ कराया जा रहा है और टीचर वहाँ पर वाचन करवा रहा है, आदर्श वाचन करेगा, उसके बाद अनुकरण वाचन करवाएगा, इनकी सस्वर वाचन जब वो करवाता है तो उस टाइम पर क्या है, आधे बच्चे पीछे के बोलते ही नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो जाते हैं बच्चे। अभिनय में भी हर एक बच्चा तो सक्रिय नहीं रहेगा, इसलिए हर एक बच्चा सक्रिय कहाँ पर रहेगा? प्रश्नोत्तर प्रणाली में। ठीक है, क्योंकि जब शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में आंसर देने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर सारे बच्चे सक्रिय रहते हैं। ठीक है, मोस्टली सभी रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है? पुस्तक, ममता, अक्षाई या रमेश? तो जातिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है, और इसमें संपूर्ण जाति का बोध कौन करा रही है? पुस्तक करा रही है। पुस्तक कोई सी भी हो सकती है, गणित की हो सकती है, अंग्रेजी की हो सकती है, संस्कृत की हो सकती है। ठीक है, रामचरितमानस भी एक पुस्तक है, तो पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है आपका, भूतकाल के कितने भेद हैं? 4, 6, 8 या फिर 10? तो भूतकाल के हैं आपके 6 भेद। ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए हैं, देख पा रहे हो, 19, 22 दोनों में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और भूतकाल के कितने भेद हैं? 2022 में पूछा गया है। कौन कौन से वो 6 भेद हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहला भेद है आपका पूर्ण भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, तीसरा है सामान्य भूतकाल, चौथा है आपका आसन्न भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठा है आपका हेतुमत भूतकाल। तो ये आपके 6 भेद होंगे, इनको लिख लेना कहीं भी। नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं, या सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, सॉरी संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जागृत शब्द का विलोम है? विषुप्त, सुसुप्त, शयन या चेतना? देखो 2 बार प्रश्न आया हुआ है। जागृत का विलोम होता है सुसुप्त, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, ऐसा नहीं किसी सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में पूछ लेते हैं ये। अगला है आपका, मौन वाचन का उद्देश्य है? वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिग्रहण, वाचन का अभ्यास? तो मौन वाचन का मतलब होता है एक तो पढ़ी गई सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, और वाचन की गति का विकास भी हो जाता है। जब हम मन में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं तीव्र हमारे अंदर पढ़ने की क्षमता आ जाती है। तो आंसर आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर दा, आ व बा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसका अर्थ बदल देते हैं वह कहलाते हैं? आदि का मतलब क्या होता है? 2 शब्द होते हैं, एक होता है आदि और एक होता है अंत। तो जो अंत में जुड़ते हैं वो होते हैं आपके क्या? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। दो शब्द हैं, एक है आदि, एक है अंत। जो अंत में जुड़ेंगे वो क्या होते हैं? जो प्रत्यय होते हैं। आदि का मतलब होता है शुरुआत, जो शुरुआत में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब आदि से शब्द निकलेगा यानी कि स्टार्टिंग वाला शब्द हम हटाएंगे और उसका अर्थ बदल जाएगा, या स्टार्टिंग में हम शब्द जो कोई जोड़ देते हैं, शब्दांश और अर्थ बदल जाता है, तो वो हमारे होते हैं उपसर्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है क्या? उपसर्ग। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा था, ये पूछा था कि वह शब्द, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसका अर्थ बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया है अभिमान। ठीक है, एक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अभिमान,
तो यहाँ पर आप ऐसा शब्दांश निकालो जो आदि से यानी कि प्रारंभ से निकल जाए। तो अभी शब्द आप निकाल देंगे तो मान का अर्थ बदल जाएगा। ऐसे अभिमान जोड़ करके कोई अलग अर्थ दे रहा है, तो जो शब्द हमने हटाया है आगे वाला वो क्या है, तो वो होता है आपका उपसर्ग। और पीछे से हटाते यानी कि अंत से हटाते तो वो क्या हो जाता, प्रत्यय हो जाता। ठीक है, शायद इसका सीरीज में आंसर गलत था, तो अगर आपने पढ़ा है तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं यानी कि संज्ञा की जो पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, उसको रोकने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा बार बार अगर आ रही है किसी सेंटेंस में तो उसको रोकने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं संज्ञा के ही स्थान पर सर्वनाम का। ठीक है, विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और क्रिया का मतलब क्या होता है, जो काम किया जाता है, कोई एक्शन वर्ड। नेक्स्ट आते हैं 8th क्वेश्चन पर, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, अब दोनों, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देखो पूछा गया था, तो देखो दृश्य काव्य भी होता है और श्रव्य काव्य भी होता है। ठीक है, तो आपका आंसर रहने वाला है सा ऑप्शन यानी कि दोनों। पठन का अर्थ है सस्वर वाचन, मौन वाचन, अब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आया हुआ है 20 में। तो पठन का मतलब, पठन आपको बताए भी थे 2 ही प्रकार के होते हैं, सस्वर भी होता है, मौन भी होता है। तो दोनों ही में ही आपका अर्थ आ जाएगा। सस्वर का मतलब है बोल बोल के पढ़ना, और मौन का मतलब मन में पढ़ना। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों। 10th क्वेश्चन है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है पानी, पुत्र, मित्र या बंदर। तो मरकट जो है वो बंदर का पर्यायवाची, और ये इंपॉर्टेंट है। बंदर के 2-3 पर्यायवाची और बता देती हूँ मैं, एक कपी और पूछा जाता है आपसे। ठीक है, याद रखना। पानी के तो लिख ही देंगे, जल हो गया, वारी हो गया, पुत्र का बेटा, सुत, इस टाइप से। मित्र का क्या हो जाएगा, सखा, दोस्त, ये सब मित्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फा का उच्चारण स्थान है, फा वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या है फा का उच्चारण स्थान, कंठ्य, ओष्ठ्य, तालव्य या मूर्धन्य। तो पा वर्ग पूरा का पूरा किसके माध्यम से बोला जाता है, ओष्ठ के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था 19 में। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, कवित्री, कवित्री, कवियत्री या कवयत्री। दोनों बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हम वर्तनी संबंधी अशुद्धि में भी इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द, कवयित्री। याद रखना, ऐसे मान लीजिए, इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। कवि शब्द था ना, जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कवयित्री तो आना ही आना है, बस मात्रा का गड़बड़ होता है, ई की मात्रा का। तो याद रखो, जैसे ही हमने स्त्रीलिंग बनाया वैसे ही कवि के पास की जो मात्रा थी वो कौन ले गया, वो स्त्रीलिंग में जैसे या जुड़ा वो या ले गया मात्रा, तो बन गया कवयित्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है प्रतिज्ञा, संख्या, बोली या भाषा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। व्याकरण में जो वचन शब्द है वो ये बताता है कि जो भी वस्तु है उसकी संख्या कितनी है। तो वचन हम बताएं किसको रिप्रेजेंट करता है, संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने पढ़ा है कितने वचन होते हैं हिंदी में, 2 वचन होते हैं, एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी 2 वचन होते हैं आपके, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है प्रति, प्रत्यय, प्र या प्रत। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ प्रत्यय नहीं होकर क्या होना चाहिए था, उपसर्ग होना चाहिए था। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है आपका प्रति उपसर्ग। ठीक है, 18 में क्वेश्चन आया है, ये सीरीज में कभी कभी हो जाता है ना, बहुत सारी मिस्टेक रहती हैं, तो मिसप्रिंट है ये, उपसर्ग यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में या रेखा के रूप में। पूर्ण विराम, पूर्ण मीन्स क्या है, बात पूरी हो जाना, विराम मीन्स रुकना। तो जब बात पूरी होती है और हम उस टाइम पर रुकते हैं तो हमारा पूर्ण विराम लगता है। तो कहाँ लगेगा, वाक्य के अंत में लगेगा, बीच में नहीं लगेगा कभी भी, ना ही शुरुआत में लगेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। तो देखो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग छांटने को बोला जाए या पुल्लिंग छांटने को बोला जाए, आपको बस एक ही काम करना है, जो भी वर्ड दिया गया है उसी को लेकर के क्या बना दो, उसको कर्ता बनाते हुए कोई ना कोई सेंटेंस बनाओ। जैसे मित्र आया, ठीक है, या मित्र होते हैं, मित्र आता है, ठीक, मित्र जाता है। तो इस टाइप से अगर आप देखें तो मित्र क्या है, पुल्लिंग शब्द लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो
तो मित्र तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। सूचना दी जाती है, ये सूचना मिलती है, तो ये सूचना क्या हो लग रहा है, स्त्रीलिंग लग रहा है। उपहार दिया जाता है तो उपहार पुल्लिंग है। अध्याय पढ़े जाते हैं, अध्याय पढ़ा जाता है, तो अध्याय क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द क्या रहा, सूचना स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, 18 में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। चौराहा शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, चौराहा। चौराहा, चार रास्ताओं का समूह। जब आपको जैसे ही कोई संख्यावाची शब्द सबसे पहले दिख जाता है, बिना आंख मूंद के लगा देना, कौन सा समास है, द्विगु समास। अव्ययी भाव समास ऐसा समास होता है जहाँ पर प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, और प्रधान होने के साथ साथ कैसा होता है, अव्यय होता है, कोई ना कोई उपसर्ग मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, जैसे माता पिता, पाप पुण्य। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, कारक चिन्ह का लोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। 2018 में क्वेश्चन आया था ये। कोई खड़ा है, ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कोई आया है, दरवाजे पर कोई है, तो कोई शब्द ये बता रहा है कि जो भी है वहाँ पर वो हमें बतानी कौन है, कि मेरे पापा हैं, मम्मी है, बाबा है, कौन है, कोई व्यक्ति है वहाँ पर। ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, तो अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम याद रखिएगा, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद 2 और बचे हैं, वो है आपका, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही कई सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और इस 18 क्वेश्चन का आंसर रहेगा द ऑप्शन। इसके बाद है अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। मानवता एक भावना है, बचपन भी एक भाव है, अच्छाई भी एक भाव है, तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण रहेंगे, ये रहेंगे भाववाचक संज्ञा के। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखो, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं, एक ऐसा विशेषण जो मात्रा को बताता है भाई। ठीक है, मात्रा। और एक आपका होता है संख्या बोधक विशेषण। कैसा विशेषण, संख्या बोधक। जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास 4 पेन हैं, तो पेन की संख्या बता रहा है, यानी कि जब आप काउंट कर पाएंगे, उन चीज़ को गिन पाएंगे, तब तो संख्या बोधक लगा देना। और जब आप उसको काउंट नहीं कर पाओ, केवल उसको माप सकते हैं, माप तौल सकते हैं, तो वहाँ पर परिमाण आता है। तो अब आप ऑप्शन देखो, कैसा, लाल, तिकोना या थोड़ा। तो जैसे सेंटेंस बनाते हैं, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ, तो वो मात्रा है, थोड़ा मतलब ऐसे गिन तो नहीं सकते ना उसको कि 1 पानी कि 2 पानी। ठीक है, थोड़ा पानी, तो यहाँ पर जो थोड़ा शब्द है यही परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तिकोना, तिकोना कहीं ना कहीं संख्या का बोध कराएगा यहाँ पर। ठीक है, और लाल तो गुड़ का बता रहा है, तो लाल हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंशा अल्लाह खां या प्रेमचंद। 2017 में प्रश्न आया हुआ है ये वाला, तो बताइए कौन है। रानी केतकी की कहानी जो है वो लिखी गई है इंशा अल्लाह खां के द्वारा। किशोरी लाल गोस्वामी की जो है रचना वो इंदुमती पूछी जाती है पत्रिका। जयशंकर प्रसाद की आंसू, लहर, झरना, काफ़ी सारी हैं, याद होंगी आपको। और प्रेमचंद की याद रखना, गोदान, गबन, ये इनके उपन्यास हैं। मंगलसूत्र इनका ऐसा उपन्यास है जो कैसा है, अधूरा रह गया था। ठीक है, और इनकी कहानी ईदगाह, ईदगाह कहानी भी याद रखना किसकी है, ईदगाह जो है वो कहानी है किनकी, प्रेमचंद की ही है। ठीक है, दा ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखो, दा ध्वनि है, 2016 में पूछी गई थी। दा ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ या फिर कंठ्य। तो दा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, त, थ, ता वर्ग के अंतर्गत आता है ना, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत्य। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दंत्य। नेक्स्ट है, बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है, उर्दू का, फारसी का, हिंदी का या अंग्रेजी का। तो उर्दू फारसी दोनों का ही होता है, उर्दू फारसी आ जाएगा। तो अब यहाँ तो दोनों अलग अलग दिए, तो आप फारसी ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है,
पारसी का। नेक्स्ट आते हैं सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द है सत्य बोलने वाला। सत्य बोलने वाला क्या होगा? सदाचारी या सत्यवादी या सर्वव्यापी या सर्वज्ञ। तो सत्य बोलने वाला आपका रहेगा सत्यवादी, ठीक है। अच्छा आचरण करने वाला होता है सदाचारी। सर्वव्यापी यानी कि हर जगह होगा। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, ठीक है। मधुरता शब्द में प्रत्यय है। मधुरता में क्या पूछ रहा है? प्रत्यय। प्रत्यय कहीं ना कहीं कहाँ जुड़ा होता है? पीछे जुड़ा होता है। और पीछे क्या जुड़ा है? ता जुड़ा है। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा इसमें? ता प्रत्यय हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं 2016 में, देख पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? य, ब, रा या फिर ला। तो देखो आपकी 4 व्यंजन है जो अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से हैं? या, र, ला और वा है। बा बकरी वाला नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आपका बा ही उसमें लिखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? वर्णनात्मक प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न या व्याख्यात्मक प्रश्न या विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो कल्पनाशीलता जागृत करने के लिए पूछने चाहिए विकासात्मक प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। जो बहुत अधिक बोलता हो उसको हम कहते हैं वाचाल। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे होते हैं ना कि आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने 2 से 3 बार पढ़े हुए हैं तो तुरंत लगा दोगे। आगे आते हैं सजग का पर्यायवाची नहीं है। सजग का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पे फोकस करना है। चौकस, तो चौकस तो होगा। चौकस का सजग का मतलब क्या होता है? सचेत रहना, सावधान रहना, एक तरीके से मतलब चौकन्ना रहना। तो चौकस तो होगा, सचेत भी होगा, सावधान भी होगा। क्या नहीं होगा? पहरेदार नहीं होगा, ठीक है। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। महाकवि अगर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? महान है जो कवि, ये आपका विग्रह बनेगा। तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तत्पुरुष समास का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, गंगा जल। यानी कि ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है वो तत्पुरुष होता है। अव्ययीभाव समास जहाँ उपसर्ग आपका कहीं ना कहीं पहले लगा होगा, जैसे प्रतिदिन। इसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। प्रति उपसर्ग देख के लगा देना। बहुब्रीहि समास ऐसे समास होते हैं जो विशेष अर्थ देते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, ठीक है। 31 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? श, स, स या उपयुक्त सभी। तो 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? तो 4 हैं, श, स, सा और हा। 2015 में आया था ये भी, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, उपयुक्त सभी। श्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित में से व्यंजन के मेल से बना है। श, र प्लस आ, फिर श, र, ये सारे ऑप्शन हैं। तो अगर हम श्र का वर्ण विच्छेद करेंगे तो निकल के आएगा श प्लस रा प्लस आ, ठीक है। क्योंकि ये जो शाह है इसमें स्वर लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। खा का उच्चारण स्थल है दंत्य, तालु, कंठ या फिर ओष्ठ। 2015 में आया था ये। खा किस में आता है? कौन से वर्ग में? तो खा आता है का वर्ग के अंतर्गत, और का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है क्या? कंठ। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सा, कंठ्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति या उपयुक्त सभी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 15 में। मुद्रा तो आपकी अंगूठी भी होती है, ठीक है, रुपया भी होता है, और आकृति यानी कि इस मुद्रा में बैठा हुआ है व्यक्ति जब आसन कर रहा है, तो ये सब। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये अनेकार्थी शब्द है, यानी कि एक शब्द कई सारे अर्थ देते हैं, वो वाले शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द, ठीक है। जैसे कुल, कुल मीन्स क्या होता है? टोटल भी होता है, और कुल मीन्स क्या होता है? वंश भी होता है। तो कुल शब्द 2 अर्थ दे रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अज शब्द का अर्थ है दशरथ के पिता, आज, अजगर या आजीवन। तो अज जो थे वो दशरथ जी के पिता का नाम था, अज, ठीक है। वाह वाह फिर साइकिल चलाइए वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है? जैसे ही वाह वाह देखा समझ गए कौन सा? एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादिबोधक अवयव। 37 क्वेश्चन है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण।
परिश्रमी एक विशेषता है उसकी, कैसी, उसके एक गुण की विशेषता है कि भाई आलसी है, परिश्रमी है, मेहनती है, कैसा है, तो उसके गुण बता रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक तो संख्या बताएगा, जैसे मेरे पास 4 पेन हैं या मेरे पास 10 बोतल हैं, तो ये तो संख्या बता दी। परिमाणवाचक बताएगा कि मेरे पास 2 लीटर दूध है, ठीक है, या मैं 2 लीटर या नहीं सॉरी मैं 5 केजी चावल लाया, तो ये परिमाण को बता रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण होता है, जैसे मैंने बोला मेरा पेन, तो मेरा शब्द था सर्वनाम लेकिन पेन के आगे लग गया इसलिए बन गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह गलत होने से डैश डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण आएगा बहुत, तेज, अचानक, धीरे। तो देखो, वह बहुत गलत होने से बहुत डरती है, अचानक डरती है, तेज डरती है, कुछ मैच नहीं कर रहे, ऐसे करके कर लो इसको। ठीक है, यह मेरा डैश है कि आज वर्षा अवश्य होगी। कथन, आकलन, अनुभव या अनुमान। यह मेरा कथन है कि आज वर्षा होगी, नहीं, वर्षा होने की संभावना व्यक्त कर रहा है, यानी कि अपना अनुमान लगा रहा है कि वर्षा होगी। तो यहाँ पर आंसर लग जाएगा द ऑप्शन, यानी कि अनुमान। अगला क्वेश्चन है, सभी श्रोता यथा स्थान बैठें। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथा स्थान क्या है? यथा स्थान पद जो है वो है क्या? अव्यय, संज्ञा, क्रिया विशेषण या विशेषण? तो यथा स्थान जो शब्द है वो है आपका अव्यय। अब ये अव्यय क्या होते हैं? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, कारक, वचन आदि के बदलने पर बदलते नहीं है। जैसे मैंने बोला कि वह ऊपर खेल रही है, वह ऊपर खेल रही है, रही ऐसे समझ पा रहे होंगे कि ये वह क्या है, कोई ना कोई लड़की है। यहीं पर हम इसको लड़का बना दे और बोल दें वह ऊपर खेल रहा है या छत पर खेल रहा है। तो देखो, क्रिया तो बदल गई लेकिन ये ऊपर शब्द पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये ऊपर शब्द क्या है? अव्यय है। ठीक है, जो क्रिया, लिंग, वचन इन सब के बदलने से बदलते नहीं है वो कहलाते हैं अव्यय। इसके बाद आगे आइए 41 क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन क्या है? जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। दृष्टि, प्रश्न, समस्या या स्थिति। तो जटिल का क्या निकलेगा? समस्या निकलेगा। 42 है, प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। के लिए, में, के, से। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है संबंध, अपादान, करण या संप्रदान। जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो जयपुर से कहीं ना कहीं अलग हो रहा है, और अलग होने के अर्थ में कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। एक बार कारक मैं बोल देती हूँ, आपके हिंदी में कितने कारक हैं? तो 8 कारक हैं। ठीक है, पहला, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे और। तो ऐसे आपके 8 कारक यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या फिर आत्मीयता। तो मानव से बनती है मानवता। ठीक है, किस वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है? कौन सा वाच्य? कर्म वाच्य। और कर्म वाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। तो पढ़ो, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कैसा है? भाववाच्य है। राम पत्र लिखता है, कर्तरीवाच्य है, राम के द्वारा लिखा जा रहा है। राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, राम के द्वारा, तो पत्र यहाँ प्रधान है। यही आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सा, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। कैसा वाच्य है? कर्म वाच्य। ठीक है, लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्ता मिसिंग है, और कर्म वगैरह तो कुछ वैसे ही नहीं दे रहे, आपको मिल रहा होगा। लिखा नहीं जाता तो आप बना सकते हो मुझसे लिखा नहीं जाता, और जैसे ही मुझसे लिखा नहीं जाता तुरंत आ गया कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। ठीक है, अब बहुत सी कंडीशन ऐसी आपको मिलेंगी जहाँ पर कर्म वाच्य या फिर भाववाच्य जब पूछा जाता है तो वहाँ कर्ता को वो हटा देते हैं, कर्ता देते ही नहीं है लिख के। बस आपको वहाँ फिर पहचानना बहुत आसान होगा, जब कर्म दिख जाए तो कर्मवाच्य, नहीं दिखे तो भाववाच्य। 47 क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा होगा। संदेह कहाँ पर दिख रहा है? सदा सच बोलो, इसमें तो दिख नहीं रहा। वह जाना चाहता है, इसमें भी नहीं दिख रहा।
तुम नहीं लिखोगे, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है तुमने अखबार पढ़ा होगा, हो सकता है नहीं पढ़ा हो, तो ये संदेहार्थक हो गया। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो सीधे सीधे भाई धातु कहते हैं, तो कुछ पढ़नी नहीं ऑप्शन। उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है, लिखना, महानता, करनी, पीछे लगे हुए होते हैं ना, बस करनी मिल गया। जातिवाचक संज्ञा है डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। ये डॉक्टर है जो है पूरी जाति को बता रहा है, कई सारे डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर ही आपका क्या रहेगा, जातिवाचक संज्ञा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित, या फिर क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, कौन सा संज्ञा है, तो क्रोध आपका संज्ञा है, कौन सा भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, शिशु, भक्ति, प्राण या ग्रंथ, तो भाई हमेशा प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसे सेंटेंस बनाना हमेशा। ऐसे आंसू भी आता है, तो आंसू भी बहुवचन में ही आता है आपका, आंसू बह गए, आंसू बह गया कभी नहीं होता, ठीक है ना, ये भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। गद्य की महत्वपूर्ण विधा है कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, तो भाई गद्य की ये सभी विधाएं हैं, पता नहीं कैसे क्वेश्चन ये लोग बना देते हैं, कभी कभी पूछा नहीं गया है, खैर ये आपका सीरीज में दिया है तो बता देते हैं। महत्वपूर्ण विधा फिर आपकी रहेगी कहानी, वैसे ये चारों ही गद्य की विधाएं हैं, ठीक है। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं, तो कहानी तत्व के आधार पर कहानी के 4 भेद हैं। वैसे तो बहुत प्रकार की कहानियाँ होती हैं, जैसे घटना आधारित कहानी, ठीक है, काल्पनिकता पर आधारित कहानियाँ, ठीक है, बाल गीत वगैरह, तो बाल गीत कह रही हूँ, वर्णनात्मक कहानियाँ, तो इस प्रकार की कहानियाँ, मनोरंजनात्मक कहानियाँ, कई सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। कहानी की विधि मानी जाती है 3, 4, 1 या 2, तो कहानी शिक्षण की विधियाँ पूछ रहा है, तो ये भी ज़्यादा मात्रा वाली लगाओ, 4। वैसे कौन कौन सी इसमें आ जाएंगी आपकी, ठीक है, वाद विवाद में भी कहानी आ जाएगी आपकी, ठीक है, व्याख्यान विधि यहाँ पर आ जाएगी, चित्र विधि आ जाएगी। आगे आते हैं, आरंभिक अवस्था में बच्चों को कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है चित्र विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि। तो आरंभिक स्तर पर जो बच्चों को कहानी के लिए जो उपयुक्त विधि रहेगी वो रहेगी चित्र विधि। और आपने नोटिस किया भी होगा, जो छोटे बच्चों की किताबें होती हैं ना, आपके केजी नर्सरी या फर्स्ट क्लास के बच्चों की देखो, तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्टून या बहुत ज़्यादा ऐसे पिक्चर्स बनी होती हैं, उन चित्र के माध्यम से बच्चे कहीं ना कहीं स्टोरी बुनते हैं कि हाँ मैम ये है तो ये यहाँ पर क्यों है, इसने टोपी क्यों नहीं लगाई, इसने ये क्यों नहीं किया, तो वो अपने आप ही कहानी बुन रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनके शिक्षण के लिए चित्र विधि का ही प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, 2, 3, 4, 5। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है, पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर आपके वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वो 3 वाक्य हैं, तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरे आपके होते हैं संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर बहुत प्रकार के हैं आपके, जैसे आपका निषेधात्मक हो गया, आज्ञावाचक हो गया, इस टाइप से। 58 क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं एकल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य, तो उसको कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। जहाँ पर और ये जो एक उद्देश्य एक विधेय होता है यही मिलकर के बना देता है एक प्रधान वाक्य, जिसको प्रधान वाक्य सरल वाक्य ही बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं मिश्र और संयुक्त पर, तो जब आपके 2 प्रधान वाक्य यानी कि 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपका होता है संयुक्त वाक्य, और जब आपका एक सरल वाक्य और एक आश्रित वाक्य जुड़ जाएगा, सरल प्लस एक आश्रित जॉइंट होगा, तब आपका बनता है मिश्र वाक्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिश्र वाक्य कहते हैं, अगला ऑप्शन मिल ही गया ये वाला क्वेश्चन, जिनमें एक कर्ता एक क्रिया हो, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो व संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हो, तो संयोजक अवयव द्वारा नहीं जुड़े होते तो सीधे सीधे गलत है। जिनमें एक साधारण वाक्य व उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, तो यही वाला आंसर ठीक रहेगा, ठीक है। संयोजक अवयव जोड़ता है आपका संयुक्त वाक्य में यूज होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अवयव के द्वारा जुड़े हों उसको कहते हैं कितने, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य। देखते ही समझ जाओ कौन सा है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, झुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना, तो देखो ये तो है
ठीक है। एक को देखिए, जैसे आप छोटे बच्चे को कहीं ना कहीं किसी चिड़िया वगैरह के पास लेके जाइए, तो या फिर बकरी के पास लेके जाओ, जैसे वो करेगी ना, बच्चा कहीं ना कहीं वैसा करेगा। तो ये अनुकरणात्मक क्रिया तो है, फड़फड़ाना भी है, मिमियाना भी है, हिनहिनाना भी है, झुठलाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस स्तर पर अनुकरण नहीं कर पाता, झूठ बोलना कोई अनुकरण में नहीं आएगा। ठीक है। श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त हुआ है आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या फिर अपूर्ण भूत। क्या लग रहा है आपको? श्याम ने गाना गाया होगा, पता नहीं है गाया भी है कि नहीं गाया है, हमको पता नहीं भी, संदेह में तो कौन सा रहेगा? संदिग्ध भूतकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सा। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को कहते हैं, क्या बोलते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। क्लियर है ना? उम्मीद है कर लिया होगा। ये तो ऐसे क्वेश्चन है इजी वाले, ये तो हो रहे होंगे आराम से। नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण है अब, जहां, पर्याप्त या आगे। क्या बोल रहा है? कालवाचक। काल क्या होता है? काल बताता है समय को। तो देखो समय को इसमें कौन सा शब्द बता रहा है? जहां, तो ये तो स्थान का बोध करा रहा है। आगे भाई ये भी स्थान का बता रहा है। पर्याप्त तो भाई ये मात्रा का करा रहा है। कौन सा है समय वाला? अब, कल, ठीक है, परसों, ये सारे के सारे कालवाचक विशेषण हैं। वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द है गुणवाचक विशेषण, स्थानवाचक, प्रश्नवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका स्थानवाचक विशेषण, स्थान का बोध कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, किधर को चला गया? वह कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, निकट, धीरे धीरे या नीला। क्रिया विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे, तुम धीरे धीरे चलते हो, तुम बहुत धीरे दौड़ते हो, क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे। ठीक है, आगे आते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक, परिमाण के क्या मतलब क्या है? मात्रा वाला कहीं ना कहीं मिलेगा। दिन भर, सर्वत्र, निसंदेह या फिर अत्यंत। तो आपका अत्यंत शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, मात्रा का वो, अति अंत मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है आपका पुत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। हुई थी यानी कि पूरा काम हो चुका है। एक मिनट, पूरा काम हो चुका है। आपका पुत्र मिल गया, पूरा काम हो चुका है। वर्षा हुई होगी, पता नहीं, संदेह में है। अपूर्ण का मतलब है काम अभी चल रहा है, तो है आपका बालक सो रहा था। ठीक है, पूरा कार्य नहीं होता है पूर्ण में। नेक्स्ट है वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? सुनकर, स्वयं बोलकर, पढ़कर या उपयुक्त सभी। तो भाई वाचन के द्वारा सुनकर, पढ़कर, बोलकर सब कुछ करके प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दा रहेगा उपयुक्त सभी। 70 क्वेश्चन है बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। क्रियाकलाप, परिवेश, परिवार इत्यादि पर बातचीत या उपयुक्त सभी। तो बालक के सुनने, बोलने, समझने और अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास हम कैसे कर सकते हैं कि उसकी एक्टिविटी पर वार्तालाप कर लें, उसके आसपास क्या चीज़ें हैं, ठीक है, आसपास किन के घर हैं, कौन से पेड़ पौधे हैं, तो भी बातचीत अच्छी रहेगी। और परिवार के संबंधों पर भी कर सकते हैं कि घर में कौन कौन है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन ही सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, उपयुक्त सभी। उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है अभिव्यक्ति की, सुनने की, लिखने की या सभी की। तो भाई उच्चारण में सशक्त क्षमता किसकी रहेगी बताइएगा? अभिव्यक्ति की रहेगी। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? अभिव्यक्ति की। बोलने की क्षमता होती है, मतलब अपनी बात बताने की, अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है पद्य का, गद्य का, निबंध का या सभी का। तो भाई दैनिक जीवन में गद्य ज़्यादा चलता है। ठीक है, पद्य और निबंध इतने नहीं आते, तो गद्य का रहेगा। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, तीनों में। तो प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा रहेगा, जितना आगे बढ़ते जाएं कहीं ना कहीं उतना धीरे धीरे कम हो जाएगा। कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है अभिनय प्रणाली का, गीत प्रणाली का, अर्थबोध प्रणाली का या वाक्य प्रणाली का। कक्षा 1 से 3 की बात कर रहा है, और 1 से 3 में जर्नली में बहुत सी चीज़ें क्या हम कैसे पढ़ाते हैं? कविता या गीत के माध्यम से, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो गीत प्रणाली यहाँ पर आ जाएगा। 75 क्वेश्चन है कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है गीत प्रणाली, शिक्षण प्रणाली, अभिनय प्रणाली या फिर व्यास प्रणाली। कौन सी प्रणाली दोषपूर्ण है? तो शिक्षण प्रणाली। कविता शिक्षण की, इस शिक्षण प्रणाली तो कोई प्रणाली ही नहीं है, तो यही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे आ जाइएगा। किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद ने कहा है। जीवन कॉमा क्यों लगा दिया? तो गलत हो गया, इसके बीच में ये योजक चिन्ह नहीं आएगा, और यहाँ पर आपका फिर कॉमा लगा दिया, तो ये तीनों गलत हैं, यही वाला ऑप्शन सही है।
इन्वर्टेड कॉमा में आपका मेन बात लिखी है, जो जिसके द्वारा कहा गया है उसके बाद डैश लगा के उसको लिख दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्ह वाला विकल्प चुनिए। वह आए या ना आए, मैं, फिर आपका क्या लगा दिया है, अल्प विराम। तो ये तो गलत हो गया यहीं पर। वह आए ना आए कॉमा मैं अवश्य आऊँगा, ये ठीक लग रहा है। इसके बाद देखो वह आए, विस्मय आदि बोधक जरूरत ही नहीं थी। वह, इसके बाद अल्प विराम, सॉरी हाँ अर्ध वो कॉमा, तो ये भी जरूरत नहीं थी। यहाँ अर्ध विराम लगा दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊँगा, ऑप्शन नंबर बा। ठीक है। उपर्युक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है। हंसी, भूखा, मालिक, हंसना। तो हंसी में ई लगा हुआ मिल रहा है पीछे, तो हंसी बना है। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का संयोजन है। मा, ना, आ, इमा। तो इसमें इमा है। महिमा, लघिमा, गरिमा सब में इमा इमा प्रत्यय लगे हुए हैं। ठीक है, इमा प्रत्यय। आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक। आपका भविष्य उज्जवल हो कामना करी जा रही है, ठीक है, इच्छा करी जा रही है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इच्छावाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका क्वेश्चन, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक या विधिवाचक, बताइएगा कौन सा आपका है 82 का आंसर। तो आपका रहेगा जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा, सॉरी जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, संकेत दिया जा रहा है, तो संकेतवाचक वाक्य रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य का न करने का बोध हो वो क्या होते हैं। आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक या संकेतवाचक। काम नहीं हो रहा है तो कौन से होंगे, निषेधवाचक होंगे। श्याम स्कूल जाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो कौन सा होगा, आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक है। आहा कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयादिबोधक चिन्ह देखा, कौन सा वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, कहीं ना कहीं संदेह है, तो कौन सा है, संदेहवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं, उसको भाई क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है। जहाँ संदेह प्रकट किया जा रहा हो कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, शंका प्रकट की जा रही हो, वो होता है आपका संदेहवाचक वाक्य। कैसा वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। विधिवाचक, और मैं आपका पूरा एक स्टेटमेंट पूरा दिया जाएगा। संकेतवाचक में एक काम दूसरे काम पर डिपेंड करेगा। ठीक है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा या उपयुक्त सभी। तो अपनी बात बताओ, आप किसी के सामने कैसे रख सकते हो, संकेत के द्वारा भी रख सकते हैं, इशारे में रखते हैं ना बहुत लोग, वाणी से भी रख सकते हैं, भाव अपने चेहरे के जो है मुख मुद्रा उससे भी रख सकते हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है। रचनात्मक, कलात्मक, सृजनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो जब बच्चे खुलकर के अभिव्यक्त करेंगे, अपनी बात बताएंगे, तो वहाँ पर सृजन की क्षमता उनमें आ जाएगी, सृजनात्मक प्रवृत्ति उनमें आने लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन है रमन लाल बिहारी का, हरिदेव बाहरी का, रायबर्न का, या उपयुक्त सभी का। तो रमन बिहारी लाल का है ये कथन, रमन लाल बिहारी कर दिया, मैं तो नाम ही बदल दिया इनका। चलिए आगे आते हैं 90 क्वेश्चन पर। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक का मतलब क्या है, बोलने वाली अभिव्यक्ति में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा भाई, वार्तालाप तो ये तो आएगा, भाषण भी आएगा, वाद विवाद भी आएगा। क्या नहीं आएगा, कविता लेखन। ये किस अभिव्यक्ति में आएगा, तो भाई लिखित में आएगा। ये किस में आएगा, लिखित में। अभिव्यक्ति का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, उपयुक्त सभी। तो अभिव्यक्ति का उद्देश्य तो एक तो ये है कि भाई हम बोल पाएँ दूसरे के सामने, अपनी बात लिख करके दिखा पाएँ, और भाषा साहित्य में रुचि फिर तो अपने आप आ जाएगी। तो जो सही आंसर ये दोनों है ना, इसकी वजह से आपका द ऑप्शन ज़्यादा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फिर ये ऑटोमेटिक आपका हो ही जाएगा सही। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा, उपयुक्त सभी। तो भाई शुद्ध उच्चारण भी जरूरी है मौखिक अभिव्यक्ति में, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति भी जरूरी है, सशक्त होनी चाहिए, हम जो बात कह रहे हैं भाई दम होना चाहिए उसमें। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। किसने कहा था, मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है।
लैम्बॉर्न, मैकाले, डॉक्टर सन, रायबर्न, किसने कही थी ये बात बताइएगा? तो ये कहा गया था लैम्बॉर्न के द्वारा। याद कर लेना, डेफिनेशन ऐसी होती है ना, आ जाती हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 94 क्वेश्चन, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है वाद विवाद प्रतियोगिता से, अंत्याक्षरी से, कवि दरबार से या उपयुक्त सभी से। साहित्य में रुचि देखो वाद विवाद से भी हम कर सकते हैं, अंताक्षरी से भी कर सकते हैं, कवि दरबार से भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है स्वतः लेखन में रुचि, श्रुत लेखन, शब्दकोश में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो देखो स्वतः अभिलेखन में रुचि तो है ही, शब्दकोश में वृद्धि भी होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं ना कि जो रटी रटाई नहीं होती हैं, आपको क्या करना है, उनको ऑप्शन से देखना है कि भाई जो ऑप्शन दिए हैं 4, उनमें से कैसे आंसर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, संकेतवाचक वाक्य चुनिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सिंपल एक बात कही गई। संकेतवाचक वाक्य याद रखो कि एक कार्य डिपेंड होगा किसी दूसरे काम पर, ठीक है, तब होता है संकेतवाचक। ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में, सिंपल सी बात है भाई। अगला है ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो, ईश्वर करेगा तब आप जल्दी स्वस्थ हो, तो एक काम दूसरे पर डिपेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित करें। मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है, मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है, मयंक सुंदर है और हंसमुख है, मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। तो भाई इनमें से कोई भी ऑप्शन सरल वाला है ही नहीं। जैसे आपका, जैसे ये कौन सा है, तथा शब्द जुड़ा है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, और शब्द जुड़ा है, कौन सा ये हो जाएगा, ये आपके संयुक्त वाक्य बन जाएंगे, तो सरल है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं, जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उस पर चिन्ह लगाइए। नहीं है मुझसे नहीं होगा, नहीं के बाद क्या लगाया है, कॉमा लगाया हुआ है। नहीं यह मुझसे नहीं होगा, नहीं यह मुझसे ना होगा, ये तो सीधे सीधे ही गलत हो रहा है। ठीक है, नहीं के बाद विस्मयादि बोधक नहीं लगाते भाई। ठीक है, विस्मयादि बोधक तब प्रयोग करते हैं जब कोई आश्चर्य या कुछ ऐसे नहीं, सडन इमोशन में बताना हो तब करेंगे। तो आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। नहीं यह मुझसे नहीं होगा। इसी प्रकार से ऐसे भी आ सकता है, हाँ कॉमा, तो हाँ के बाद कॉमा लग के अपनी बात हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो तुम तो कैसे आंसर दोगे, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर आगे पूर्ण विराम। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता है या गलत उत्तर मिलता है, तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति से प्रश्न किया हमने और हमें उत्तर नहीं मिला या उत्तर गलत मिला है, तो फिर हम जब दूसरे से प्रश्न किया जाएगा तो वाक्यांश में हम कौन सा शब्द लगाएंगे, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, पूर्ण विराम या फिर अर्ध विराम। तो भाई जब प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर सी बात है प्रश्न पूछने के सेंस में हमें एक ही विराम लगाना है, प्रश्नवाचक विराम। कितना सिंपल तो क्वेश्चन है। अगला है, इनमें से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की एक खासियत बस याद रखना, कभी कभी बहुत कंफ्यूज करते हैं मिश्र और संयुक्त। तो आपको इतनी सी बात तो पता है, चाहे मिश्र हो या संयुक्त, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दो चीज़ें मिलेंगी देखने को। दो वाक्य हो सकते हैं या एक वाक्य और एक उपवाक्य हो सकता है। उपवाक्य जो है वो वाक्य का छोटा है रूप है और ऐसी चीज़ है जो डिपेंड होती है, कहीं ना कहीं क्या होती है, आश्रित होती है। तो मिश्र वाक्य जो हैं वो ऐसे वाक्य होते हैं जब आप उन दोनों को अलग अलग करेंगे ना, तो वो उनमें से कोई एक ऐसा जरूर आपको मिलेगा उपवाक्य जो डिपेंड होगा। ठीक है, यानी कि वो अपना अर्थ अकेले पूरा नहीं कर पा रहा होगा, उसको किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ रही होगी, दूसरा वाक्य फिर उसमें ऐड होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब आप पहचानो इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। यौवन चरित्र निर्माण का समय है, भाई ये तो सरल है, सीधी सी बात है, ये तो सरल वाक्य में आ जाएगा। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास जाना चाहिए। लंबा चौड़ा सेंटेंस दिख रहा है तो पक्का यहाँ दो वाक्य हैं। देखो पहला क्या है, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, यहीं से ब्रेक करेंगे आप। जो लोग स्वस्थ रहते हैं और दूसरा है उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, तो कहीं ना कहीं एक वाक्य को दूसरे वाक्य की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे जो लोग स्वस्थ रहते हैं, उसके बाद क्या भाई उसका उनका क्या होगा जो स्वस्थ रहते हैं, तो वो आगे बता रहा है, ये वाला वाक्य बता रहा है कि उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। तो ये एक वाक्य डिपेंड है दूसरे पर, ये रहेगा आपका मिश्र वाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, सौरभ को बुलाओ तुम्हारा मंगलमय हो। पता नहीं क्या
प्रिंट करते हैं, मंगलमय हो यार, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तुमने सुना होगा आज विद्यालय का अवकाश है, ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ सही से पहले लिख दूँ, तुम्हारा मंगल हो, ये होगा तुम्हारा मंगल हो, ठीक है। और तो बताओ इच्छार्थक वाक्य कौन सा है, जहाँ इच्छा जाहिर की जा रही, इच्छा जाहिर इसी में करी जा रही कि तुम्हारा मंगल हो, तो आंसर रहेगा बी ऑप्शन, तुम्हारा मंगल हो। राकेश आया होगा वाक्य है विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। राकेश आया होगा, क्या बोध हो रहा है कि राकेश शायद आया होगा या नहीं आया होगा, हमें क्लियर तो भाई पता नहीं है, ठीक है। अगर क्लियर पता होता तो बोल देते राकेश आ चुका है, ठीक है ना। तो कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, संदेह प्रकट कर रहे हैं। प्रविशेषण कहते हैं, तो प्रविशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो किसकी विशेष मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो किसकी विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, इसीलिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। क्लियर है। आगे क्वेश्चन है आपका, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ठीक है, शीला गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है, हीरा चतुर बालक है। शीला गुणवान नायिका है, गुणवान जो है वो पुल्लिंग के साथ यूज करते हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए था गुणवती है, तो गुणवती लग जाता तो सही हो जाता। तो आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा, यही वाला है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, संजय पानी लाओ, हीरा खाना खा चुका है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, बालक लिखता है। तो भाई सकर्मक क्या है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, शिक्षक ने किसे पढ़ाया, छात्र को पढ़ाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, यहाँ गलत पूछ कुछ मिसप्रिंट है भाई। संजय पानी लाओ, संजय क्या लाया है, हीरा खा चुका है, हीरा क्या खा चुका है, हीरा खा चुका है, ये भी आपका सकर्मक क्रिया है भाई, खाना खा चुका है, तो खाना यहाँ कर्म है, सकर्मक है, तो यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, क्वेश्चन गलत है यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ मिसप्रिंट है। आगे आते हैं, सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है, जागना, सोना, हंसना, लिखना। सकर्मक क्रिया जो होती है वो ऐसी क्रिया होती है जिससे खुद को व्यक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, कर्म की। जैसे सेंटेंस अगर हमने बोला बालक लिखता है, यही सेंटेंस है ना, बालक लिखता है। अब आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या क्या और किसी का क्वेश्चन करके अगर आप करेंगे तो अगर आपको आंसर मिल रहा है तो वहाँ पर ही आपका क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। आप क्वेश्चन करो बालक क्या लिखता है, यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर मिलने की हमें ज़रूरत है। तो लिखना हमारी जो है वो कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ या तुम पढ़ते हो, तो तुम क्या पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, कॉपी पढ़ते हो या कविता पढ़ते हो, तो वहीं कहीं ना कहीं कर्म है, होना चाहिए वहाँ। तो वो पढ़ना क्रिया कैसी हो गई आपकी, पढ़ना क्रिया भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। यही मैं बोलूँ कि सोहन सोता है, सोहन सोता है, मैंने सेंटेंस यहाँ बोला, लिख देती हूँ ऊपर तो समझ में आएगा, सोहन सोता है या सोहन रोता है। अब आप क्या किसी का प्रश्न करें, सोहन क्या रोता है या सोहन किसे रोता है, तो भाई कुछ उत्तर नहीं मिलने वाला, इसलिए सोना या जो है वो कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। तो यहाँ बताइए जागना, सोना, हंसना, लिखना कौन सी, तो लिखना यहाँ पर सकर्मक है, ये जागना, हंसना, सोना ये सब अकर्मक क्रिया है, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत प्रिंट हुआ है, इस वजह से उसका ऑप्शन सही हम बता नहीं सकते, ठीक है, अकर्मक। आगे आते हैं, किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है, ममता पुस्तक पढ़ती है, रमेश स्कूल जाओ, शायद वह राम का भाई है, बैठा नहीं जाता। कर्तृवाच्य वाला वाक्य कौन सा है, बताइएगा फटाफट से, कौन सा इसमें कर्तृवाच्य है। तो देखो ममता पुस्तक पढ़ती है, ये क्या है, ये कर्तृवाचक वाक्य है आपका, ठीक है ना, ममता पुस्तक पढ़ती है, कर्तृवाचक वाक्य, ठीक है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, कि वाक्य है भाई, जो गरीबों की सहायता करते हैं अलग कर दो, वे धर्मात्मा होते हैं अलग कर दो। तो और जैसे ही जो लग जाए, मैंने बताया भी था, जो आपको लगा मिले समझ जाओ मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, मैं चाहता हूँ, ये है आपका आश्रित वाक्य, किस पर है, तुम्हारे साथ खेलूं पर आश्रित है, और की से जॉइंट है, तो की देख के भी आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं, क्या है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हो, तो उसका एक्सप्लेन कर रहा है आगे वाला सेंटेंस कि तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, ठीक है ना। ऐसे वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य।
विस्मयवाचक वाक्य का चयन करो। मधुर भाषण वाणी का तप है, कटु वचन मन को आहत करता है, छी यही वाला है, फिर तो आगे देखना ही नहीं है। आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित करें। उसने दरवाजा खोला, उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, जल्दी दरवाजा खोलो, ऑर्डर दिया जा रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बता दिए थे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं। सार्वनामिक विशेषण का मतलब है ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण का काम कर रहे हो। जैसे बोला मेरा पेन, ठीक है, तुम्हारी किताब, तो ये मेरा तुम्हारी शब्द क्या है? कहीं ना कहीं ये विशेषण ने, ये विशेषण बन गए हैं। क्यों बन गए? क्योंकि इनके पीछे क्या लग गई है? संज्ञा लग गई है, तो अब ये विशेषण बन गए। और ये कौन से विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ से समझ पा रहे हो कि सार्वनामिक विशेषण कहाँ आ रहे हैं? संज्ञा से पहले आ रहे हैं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सा, संज्ञा से पहले आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जैसे करते हैं ना माई बुक, माई बुक, तो माई यहाँ पर क्या है? विशेषण है। आगे आते हैं, आलस्य शब्द का विशेषण है अलसाना, आलस, आलस या फिर आलसी। तो भैया आलस्य का विशेषण क्या है? आलसी। आलसी व्यक्ति घूम रहा है, समझ जाइए, आलसी के पीछे क्या लग गया? व्यक्ति, संज्ञा लग गई। 115वां क्वेश्चन है आपका, लहराते खेत हरे भरे, हरे भरे लहराते खेत, खेत हरे भरे लहराते, हरे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। इसका खैर सही उत्तर जो है वो क्या रहेगा? पहले आगे विशेषता, हरे भरे लहराते खेत। 116वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गए, गलत है भाई। हमारा होश उड़ गए, गलत है। मैं होश उड़ गई, गलत है। मेरे होश उड़ गए, यही सही है। ठीक है, राम ने बाण से रावण को मारा। ठीक है भाई, वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? बाण तो एक साधन था ना, साधन था। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, करण से या के द्वारा, तो बाण के द्वारा मारा है ना, बाण का यूज करते हुए मारा। कौन सा है? करण कारक है। कौन सा युग्म असंगत है? मैंने उसे पढ़ाया है, पेड़ से फल गिरा, मतलब करता, तो भाई ये तो सही है। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल अलग हुआ है, और अलग होने के अर्थ में कौन सा आता है? अपादान आता है भाई, तो यही वाला अलग है, तो ये गलत है, इसका मतलब ये आंसर है, बाकी तो देखना ही नहीं है। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है भाई, सही बात है, संबंध कारक है। आजकल वह घर पर ही है, पर मिल गया, में पे पर अधिकरण, ये भी सही था। ठीक है ना, ये तीनों सही थे, बस ये वाला गलत था। जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ज्यों त्यों, ऐसे शब्द मिल जाए तो तुरंत समझ जाओ कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम होता है वहां पर। निश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, क्या, कहाँ, यह। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चितता को बताता है, और निश्चितता वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, यानी कि यह किताब मेरी है, तो यह मेरी किताब है। ठीक है, यह मेरा घर है, तो यह, वह, ये, वे, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे आते हैं 121 प्रश्न पर, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, अशुद्धि नहीं है, ये पूछ रहा है। उसमें एक गोपनीय रहस्य है, वह आप ऐसा सज्जन कौन होगा? तो देखो, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, अशुद्धि है भाई यहाँ पर। उसमें एक गोपनीय रहस्य है, गोपनीय रहस्य, दो दो चीज़ें लगा दी भाई, ये भी क्या है? गलत है, यानी कि अशुद्धि है, गलत है, इसका मतलब अशुद्धि यहाँ मौजूद है। आप जैसा सज्जन कौन है? आप जैसा सज्जन कौन होगा? अच्छा, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अशुद्धि है। इसके बाद वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो भाई यहाँ विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वाचन की आवश्यकता होती है महापुरुषों की जानकारी तथा उनका विचारों को पढ़कर, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु, रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर। तो वाचन की आवश्यकता भाई इन सब में ही होगी, यानी कि सब में काम करेगी, तो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा।
वाचन का महत्व है। वाचन एकाकी हो सकता है, सामूहिक हो सकता है, सही बात है। अशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। तो हाँ, इस तीनों ही सही है। तो आंसर एक ऑप्शन नंबर दा, उपयुक्त सभी। ठीक है। डीएलएड में आपके मोस्टली कंडीशन में दा ऑप्शन ठीक होता है, मतलब अगर उपयुक्त सभी आ रहा है तो उपयुक्त सभी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, सभी वाला ऑप्शन। अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पे बड़ा ध्यान देना। शुद्ध वाचन का अभ्यास कराना, ये तो है। लिखकर समझाना, यही नहीं है। अनुकरण में ये कहाँ आता है? अनुकरण वाचन और ऊपर से बोल दिया ना, और अगले भी देख लो, विराम चिन्हों का ज्ञान कराना, ये भी है। वाचन कुरीतियों को समझाना और समझना, ये भी सही है। लिखकर समझाना अलग हो जाएगा। अशुद्ध उच्चारण का कारण है जीभ में कमी, हकलाहट, तोतलापन, आत्मविश्वास की कमी। तो भाई ये सभी अशुद्ध उच्चारण के कारण है। अब इसमें क्या ही बताऊं, सभी ऑप्शन सही हैं, चारों सही हैं। ठीक है, सबकी वजह से उच्चारण अशुद्ध हो सकता है। ठीक है ना। चलो, 126 क्वेश्चन है आपका। व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र में समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भवदीय, निवेदक, आपका आज्ञाकारी या स्नेहकाक्षी या विनीत। अनौपचारिक पद है ना, तो क्या लगाएंगे? आपका आज्ञाकारी या स्नेहकांक्षी। ठीक है, स्नेहकांक्षी लगाते हैं ना अपने माता पिता या किसी मित्र को लिख रहे हो तो स्नेह के साथ। किसी कार्यालयी पत्र का प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रिय महोदय, पूजनीय, मित्रवर, मान्य महोदय। तो भाई मान्य महोदय करें, क्योंकि कार्यालय का लिख रहे हैं, यानी कि एक औपचारिक पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, और ये सब क्या है? ये सब तो हमारे अनौपचारिक में आ जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, पिघलना, छूटना, तड़पना। अब देखो, सेंटेंस बनाओ। वह लेटा है, वह क्या लेटा है? यानी कि अकर्मक है। भाई ये तो सही है, अकर्मक है, ये वाली अकर्मक। पिघलना, बर्फ पिघल गई। बर्फ क्या पिघल गई? तो भाई पिघल गई। अब क्या पिघल गई? यहाँ तो कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही पिघलने वाली क्रिया को बताने के लिए, तो ये भी अकर्मक क्रिया हो गई। छूटना, ट्रेन छूट गई। ट्रेन क्या छूट गई? तो इस जो छूट गई वर्ड है, छूटना जो वर्ड है, इसको भी किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही, अकर्मक क्रिया हो गई। तड़पना, ठीक है, वह तड़प रहा है, यानी कि वह किससे तड़प रहा है? क्या किसी का प्रश्न करोगे ना, दर्द से करहा रहा है, दर्द से तड़प रहा है, तो आपका तड़पना ही शब्द क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। हरि राम को पीट रहा है, कर्ता ने कर्म को। समझ गए कौन सा है? बा ऑप्शन, यानी कि कर्म को। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। भाई प्राण, सीधे प्राण, पखेरु उड़ गए। पूजा को नौकरी नहीं करनी चाहिए, रेखांकित अंश में कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण क्या बताता है? मात्रा बताता है। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बारिश में बहुत ओले गिरे। तो बहुत ओले गिरे, यही वाला है। क्या बता रहा है? संख्या, मतलब मात्रा बता रहा है ना, कितनी मात्रा में गिरे। गिन पाते तो फिर तो काम हो जाता, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? गुणवाचक है। ठीक है, ये भी गुण है यहाँ पर, और सफ़ेद कमीज ये भी गुण है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक पर्याय पुल्लिंग है? गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क। गाय ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए पुल्लिंग नहीं है तो सही हो जाएगा गाय शब्द। शेर भी पुल्लिंग है, ग्रंथ लिखा जाता है, ग्रंथ भी पुल्लिंग है, अर्क दिया जाता है, अर्क भी पुल्लिंग है, सब पुल्लिंग है, बस यही वाला नहीं है गाय। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होता है मादा मगरमच्छ। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा का बहुवचन वर्षा ही रहता है, वर्षाएं, वर्षाओं, ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, अब ऐसे मित्र आ जाए तो मित्र का मित्रगण बन जाएगा। ठीक है, पक्षी आ जाए तो पक्षीगण बन जाएगा, गुरु आ जाए तो गुरुजन बन जाएगा। ठीक है, गुरुजन बहुवचन। ये आम उसके लिए हैं, बाकी में उसके का में बताना है कौन सा पुरुष है। तो उसके जो पुरुष है वो है आपका अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष ऑप्शन में फिर कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, तो अन्य पुरुष एक वचन संप्रदाय आपका इसमें लग जाएगा। 137 उत्तम बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम का बहुवचन, उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है वक्ता, जो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। अब मेरा बहुवचन चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? हम बोल रहे हैं, यानी कि हमारा शब्द, तो आ जाएगा द ऑप्शन, यानी कि हमारा।
138 क्वेश्चन है। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का, प्रेमचंद का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो भाई ये है प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का कथन है। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाला भाव है संकोच। बिल्कुल है भाई, बच्चे शर्माते हैं तो टीचर से कभी कभी क्वेश्चन पूछ नहीं पाते। झिझक, ये भी है। झिझक में भी भाई अगर मान लीजिए आपने पढ़ा है और उनको समझ नहीं आया तो बोलेंगे भी नहीं, झिझक की वजह से वो उनको शर्म लगती है। शर्मीला स्वभाव, तो तीनों चीज़ें हैं तो सेम ही, बस अलग अलग करके लिखती हैं। आंसर रह जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकता है, यानी कि शिक्षक बच्चे के क्लोज कब आ सकता है? परिवेशीय विषयों पर, सामाजिक घटनाओं पर, उनके अनुभव पर, या उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। तो सही बात है, परिवेश की पर भी बातचीत करें, सामाजिक घटना पर भी बातचीत करें, बच्चों के अनुभव, यानी कि आप लोग जब आपके यहाँ खाना बनता है शाम को तो सब साथ में बैठकर खाते हैं कि नहीं, घर में कौन कौन है, उनके जो अनुभव हैं वो साझा करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगेगा और आप उनके क्लोज आएंगे। तो आंसर रहेगा द ऑप्शन। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो सीधे सीधे अभी जस्ट बताया था कवि, सॉरी गलत, ये वाला सा ऑप्शन कवयित्री। बहुत ध्यान से टिक करना है, अभी मैं भी गलत कर रही थी। क्या बोल रहे थे? ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे ही स्त्रीलिंग बना वैसे ही जो कवि जी की मात्रा थी ना ई की, वो कौन ले गई? या ले गई, ठीक है। व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या होता है। नीचे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो भाई इन सभी में 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4-4 ऑप्शन में आपको करेक्ट वाला चुनना है। तो ये आपके भाई सेमेस्टर में आने वाले तो क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी अगर आपको देखने हो तो आप यहाँ से देखते हुए चलिएगा। जैसे रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो आप चाहें तो इनको देख लीजिएगा, ये मैं नहीं करा रही हूँ, बहुत ही ईजी रहेगा, आराम से कर पाएंगे, छाँट पाएंगे। और आंसर्स भी इनके मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। चलिएगा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बस आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने नहीं लिए हैं मॉडल वगैरह, तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे, 10-15 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे लगभग, तो इनको देख लेना। इतना ही रखूंगी आज, फिर मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपके लघु उत्तरीय सारे के सारे कंप्लीट करा दूंगी फटाफट से, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।